जी Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. I hope my all viewers, my students, they are all doing fine by the grace of Allah Almighty. अच्छा स्टूडेंट्स और मेरे सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू. द अदर थिंग इज इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस और इफ यू आर interested in understanding about the finance or corporate finance, this channel will be very helpful for you. मैं इसको एक प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है बिजनेस फाइनेंस की. आप उस प्ले लिस्ट में जाके मेरी ये सारी वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ पे आपको आप टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगी ताकि आपके लिए उसको पढ़ना उसको समझना आसान हो. ओके जी, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, इससे प्रीवियस वीडियो में, कि हम टाइप टू एजेंसी रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे. सो लेट्स नॉट कास्ट एनी डिले, हम टाइप टू एजेंसी रिलेशनशिप की तरफ चले जाते हैं. जैसे टाइप वन एजेंसी रिलेशनशिप था, वो क्या था? टाइप वन एजेंसी रिलेशनशिप के शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के दरमियान अगर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है या उनके इंटरेस्ट के अंदर कंफ्लिक्ट बन जाता है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान हो रहा होता है, किसके दरमियान? मैनेजमेंट और ओनर्स के दरमियान या शेयर होल्डर्स के दरमियान. सो उस प्रॉब्लम को एजेंसी वन, टाइप वन एजेंसी प्रॉब्लम कहा जाता है या टाइप वन एजेंसी रिलेशनशिप. जबकि टाइप टू एजेंसी रिलेशनशिप्स ये क्या है कि अब हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है शेयर होल्डर्स होते हैं. कुछ के शेयर ज्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं. ठीक है. टाइप टू एजेंसी रिलेशनशिप हमें क्या बताता है कि जब एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाए ऐसे शेयर होल्डर में जिनके शेयर बहुत ज्यादा हैं और ऐसे शेयर होल्डर्स जो कि कम शेयर रखते हैं कंपनी के अंदर, जब इन दोनों के इंटरेस्ट में एक कंफ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टाइप टू एजेंसी रिलेशनशिप. मैं इसको आपके लिए पढ़ भी देता हूँ और उसको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर. The relationship exists between shareholders who own a significant amount of company's share, are controlling major shareholders, and other shareholders who own only a small proportional amount, are minority shareholder. यहाँ पे इसने दो बात कर दी कि एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात की, दूसरी किसकी बात की? मिनॉरिटी शेयर होल्डर की. ठीक है. सो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया किस किस में? मेजॉरिटी शेयर होल्डर रखने वालों में और मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स में. हो सकता है मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स जो हैं वो पूरी तरह अदा ना किए जा रहे हों, या उनको कोई और वोटिंग राइट ना दिया गया हो, या उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर ना किया जा रहा हो, जबकि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को ही लुक आफ्टर किया जा रहा हो. सो जब भी एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें इस एक कंफ्लिक्ट जनरेट हो जाए मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स में और मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स में, उसको टाइप टू एजेंसी रिलेशनशिप कहा जाता है. इस चीज का ख्याल रखिएगा कि टाइप वन रिलेशनशिप मैनेजमेंट और ओनर्स के दरमियान होता है, जबकि टाइप टू एजेंसी रिलेशनशिप शेयर होल्डर्स के दरमियान होता है, जिसमें एक कैटेगरी आ जाती है मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की, वाइल द अदर कैटेगरी बिलोंग्स टू मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स. आगे देख लेते हैं जी. आगे टाइप टू एजेंसी कास्ट और टाइप टू एजेंसी प्रॉब्लम, ये हमें क्या बताती है कि पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन कंट्रोलिंग एंड मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स. एज ए जस्ट टोल्ड यू कि जो कंट्रोलिंग मीन जो विच आर एक्चुअली मेकिंग डिसीजंस आर द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, और मिनॉरिटी शेयर होल्डर में पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जी. अच्छा, उसके बाद आगे देखें. सच अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट वेन एवर अ कंपनी हैज अ कंसंट्रेटेड ओनरशिप स्ट्रक्चर. ऐसा रिलेशन, ऐसा प्रॉब्लम या ऐसा रिलेशन कब पैदा होता है? जब कंपनी के पास कंसंट्रेटेड ओनरशिप स्ट्रक्चर हो, यानी बहुत ज्यादा मलकियत चंद लोगों के पास या कुछ इन्वेस्टर्स या कुछ शेयर होल्डर्स के पास हो. ठीक है जी. When an investor owns a large percentage of company's share, they have ability to remove or install a board of directors through their voting powers. जब एक किसी सिंगल इन्वेस्टर के पास या फ्यू इन्वेस्टर के पास जब बहुत ज्यादा कंपनी की परसेंटेज ऑफ शेयर्स होगी, सो उससे क्या होगा कि उनमें एक एबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स भी होंगे. सो वो अपने वोटिंग राइट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को
इंस्टॉल भी कर सकते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास शेयर ज्यादा हैं। सो चाहे स्टेट वोटिंग हो या चाहे कंबाइंड वोटिंग हो, सो वो उनके पास, हमें ये पता है कि जिसके पास जितने ज्यादा शेयर होंगे उतनी ही उसकी वोटिंग राइट होगी, उसकी उतनी ही वोटिंग पावर होगी। सो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट indirectly they can make firms objectives align to their own personal objectives। अब वो क्या कर सकते हैं इससे, ऐसे जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं वो फर्म के ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं कि फर्म के ऑब्जेक्टिव को अपने ऑब्जेक्टिव के साथ मिला लेना, या उसको इस तरह से टिल्ट कर देना कि उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हो, जबकि जो एक कंफ्लिक्ट आ जाए या जो राइट्स हैं मिनियरिटी शेयर होल्डर के, हो सकता है उन राइट्स को वायोलेट करना शुरू कर दे, उनके राइट्स ना उनको पूरे हो रहे हो। ठीक है जी। विच में नॉट बी द सेम एज दैट ऑफ शेयर होल्डर्स विद स्मॉलर प्रोपोर्शनेट स्टेक। जबकि स्मॉलर प्रोपोर्शनेट या स्मॉलर पोर्शन ऑफ शेयर रखने वाले जो ओनर्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। सो एक कंफ्लिक्ट आ जाता है, इसी को एजेंसी प्रॉब्लम कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको इसी में वो दे रहा है, कौन सा कंसेप्ट दे रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इस ये क्या है, इसमें कहता है कि व्हेन अ डोमिनेंट शेयर होल्डर मे बेनिफिट मोर फ्रॉम हैविंग वन ऑफ हर फर्म्स ट्रेडिंग एट एडवांटेजियस प्राइस विद अनदर फर्म शी ओन्स। क्या कह रहा है कि व्हेन अ डोमिनेंट शेयर होल्डर, एक डोमिनेंट शेयर होल्डर जिसके पास ज्यादा शेयर्स हैं, ही मे बेनिफिट मोर फ्रॉम हैविंग वन ऑफ हम हर फर्म्स ट्रेडिंग एट एडवांटेजियस प्राइसेस विद अनदर फर्म शी ओन्स। कि वो अपनी फर्म को ही क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, कि एक फर्म में वो शेयर होल्डर है और एक उसकी अपनी फर्म है जिसके दरमियान वो ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है। जो डोमिनेंट शेयर होल्डर है ये बेनिफिट ले सकता है कि वो ट्रेडिंग करवा रहा है एडवांटेजियस प्राइसेस के ऊपर, हायर प्राइसेस के ऊपर, किसी और फर्म के साथ जिसको वो खुद ओन करता है। सो मैं एक फर्ज कर लें, मेरी एक फर्म है और मैं एक दूसरी फर्म का डोमिनेंट शेयर होल्डर भी हूँ। सो मैं हाई प्राइसेस के ऊपर जो है ना वो शेयर को सेल या परचेज कर रहा हूँ दूसरी फर्म के साथ जिसका मैं खुद ओनर हूँ, जिस फर्म को मैं ओन करता हूँ। सो इसको कहते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। एक ही बंदा है और वो अपनी ही फर्म के साथ शेयर्स वगैरह या बॉन्ड्स वगैरह या और ट्रेडिंग करवा रहा है, जबकि दूसरी फर्म भी उसकी अपनी है। इसको कहा जाता है क्या, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है। मिसाल के तौर पे भी हम इसकी एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। However, controlling shareholder may need cash for an investment in company A। एक कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है, उसको क्या है, कैश की जरूरत है फॉर एन इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए। ठीक है। एंड विश टू टेक द कैश फ्रॉम कंपनी बी थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड। वो दूसरी कंपनी से हाई डिविडेंड के साथ कैश उठा लेता है कंपनी बी से। दस दिस विल ऑब्वियसली नॉट बी इन इंटरेस्ट ऑफ कंपनी बीज अदर शेयर होल्डर। ये जो कंपनी बी से जहां से उसने कैश उठाया, जहां पे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड उसने लिया, और जाहिर है उस कंपनी बी के अंदर ही विल बी अ मेजर शेयर होल्डर। तो उसने वहां से उसको बी से जब कैश लिया, सो वी नो कि इट विल नॉट बी द इंटरेस्ट ऑफ बीज अदर शेयर होल्डर। उसके दूसरे शेयर होल्डर को तो इससे फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो खुद अकेला बी कंपनी से पैसे उठा रहा है। But in aggregate, the action may be more profitable for controlling shareholder of company B if it stands to make more money from an investment in company A। सो ये कंपनी बी का जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है उसके लिए तो ये फायदा है, उसके लिए तो ये फायदेमंद चीज है कि उसने बी से पैसा उठाया और ए कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और वहां से फायदा कमा लिया। बट वी नीड टू थिंक वेदर इट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर अदर शेयर होल्डर्स, स्पेशली द मिनियरिटी शेयर होल्डर्स। द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। ठीक है। इसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसको मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूं कि जैसे मेरी एक कंपनी है, दो कंपनीज हैं। ठीक है। एक मेरी एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी है, या आप समझ लें कि मैं एक्स वाई जेड कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर हूँ, मेरे वहां पे 70-80% शेयर्स हैं, मेरे पास उतनी ही ज्यादा वोटिंग राइट या वोटिंग पावर भी है। सो व्हेन आई एम हैविंग 80% शेयर ऑफ कंपनी ए, सो मैं क्या करता हूँ कि जितने ज्यादा मेरे शेयर होंगे डेफिनेटली उतना ज्यादा डिविडेंड भी मैं अर्न कर रहा हूँ।
सो मैं वो वाला डिविडेंड वहां से उठाता हूँ, ठीक है, या ज्यादा शेयर अपने बेच के, या जो अपने शेयर के ऊपर प्रॉफिट है वो उठा के इन्वेस्ट कर देता हूँ एक कंपनी बी में। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या मेरे इस एक एक्शन से मेरे जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी फायदा हुआ या नहीं। मैंने तो कंपनी ए से पैसे उठा के, डिविडेंड उठा के कंपनी बी में इन्वेस्ट कर दिया और वहां से अच्छी अर्निंग कर ली, बट विल दिस एक्शन बी अप्रोप्रिएट फॉर द अदर शेयर होल्डर्स ऑफ माई कंपनी? सो इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं है। ठीक है। सो जो इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं, उस ये किस केस में आते हैं? एजेंसी टू प्रॉब्लम और एजेंसी टू रिलेशनशिप, ये जो हमने अभी ऊपर देखी थी, एजेंसी टू प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे है कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर रखने वाले लोग और मिनिॉरिटी शेयर होल्डर रखने वाले लोग। हम इंशाल्लाह इस लेक्चर को मैं यहाँ पे भी ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटरनेशनल कॉरपोरेट गवर्नेंस। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। लेट मी स्टॉप माय वीडियो हेयर, और आपसे जो है वो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।